नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ पीसी सुतार सर जुड़े हुए हैं, जो शंकर विद्यापीठ के विशेष प्रिंसिपल थे और काफ़ी समय तक हम उनके साथ जो है माउंट आबू में भी उन्होंने अपनी सेवा दी है और अभी जोधपुर में अपने निवास स्थान पर हैं और वहीं से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है सुतार सर आपका, कैसे हैं आप? बस बिल्कुल ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको। काफ़ी दिनों के पुरानी बाद वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिल्कुल आपसे मिलना हो रहा है और मैं हाँ चाहूँगा जी कि आपके स्वागत में अन्नपूर्णा जो विद्यार्थी हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से, जी। वो आपके लिए गीत डेडिकेट करना चाहते हैं। जी, अन्नपूर्णा सर के लिए एक बहुत ही प्यारा-सा वेलकम गीत सुनाइए। आप सभी को नमस्ते, मेरा नाम अन्नपूर्णा है। मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं आज आपको एक माता रानी का भजन सुनाने जा रही हूँ। बहुत अच्छा। मैया की कृपा जिस पर भी रहती है, उसके घर में सुख की गंगा बहती है। मैया की कृपा जिस पर भी रहती है, उसके घर में सुख की गंगा बहती है। पूछ लो चाहे तुम मैया के भक्तों से, मैं नहीं कहता सारी दुनिया कहती है। हाँ, मैया की कृपा जिस पर भी रहती है, उसके घर में सुख की गंगा बहती है। मैया की कृपा जिस पर भी रहती है, उसके घर में सुख की गंगा बहती है। प्यार का सागर है ये, ममता की मूर्त है, साथ है मैया तो फिर किसकी जरूरत है। प्यार का सागर है ये, ममता की मूर्त है, साथ है मैया तो फिर किसकी जरूरत है। मूर्त माँ की जिसके दिल में होती है, उसके घर में सुख की गंगा बहती है। मूर्त माँ की जिसके दिल में होती है, उसके घर में सुख की गंगा बहती है। मैया की कृपा जिस पर भी होती है, उसके घर में सुख की गंगा बहती है। मैया की कृपा जिस पर भी होती है, उसके घर में सुख की गंगा बहती है। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी सर, एक्चुअली सर जो लोग इस पैंडेमिक से फेस कर रहे हैं सर, स्पेशली उन लोगों के लिए सॉन्ग था कि उन्हें शक्ति मिले सर, कि वो जो भी बीमारी से लड़ रहे हैं तो वो अच्छे से फेस कर पाए प्रॉब्लम्स को। तो ये सॉन्ग में सभी डेडिकेट सर करती हूँ सर, जो भी कोविड पेशेंट्स है सभी, बिल्कुल कि बहुत माता अच्छा। रानी उनका सब अच्छा करे। जी सर। थैंक यू अन्नपूर्णा, बहुत ही अच्छे भाव के साथ आपने गीत प्रेज़ेंट किया। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आइए आगे बढ़ते हैं और महेंद्र सिंह जी ने भी आपके लिए लिखा है, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच महेंद्र जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। अब आइए मैं फिर से सुतार सर से आपको जोड़ना चाहूँगा और जिस तरह से हम लोग आज एजुकेशनिस्ट हैं सर, तो काफ़ी समय से शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है और उनके पीछे आप देखेंगे कि काफ़ी जो है मोमेंटोस आप देख रहे हैं और माँ सरस्वती की मूर्ति भी रखी हुई है। तो विद्या के देवी सरस्वती की पूजा करते हम हैं। तो सरस्वती पुत्र हैं। जी, जी। तो ऐसे महान सर का हम लोग स्वागत करते हैं आज के इस प्रोग्राम में और सर मैं चाहूँगा कि आप अपने फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में बताइए, फिर हम लोग एजुकेशन पर विचार करेंगे, बातें करेंगे और दर्शक मित्रों से मैं चाहूँगा कि एजुकेशन से रिलेटेड जो नई शिक्षा प्रणाली आई है और पुरानी प्रणाली आई है, आप क्या इन सारी चीज़ों को देखकर समझते हैं कि आपको और कुछ शिक्षा के रिलेटेड कोई सवाल हो, तो ज़रूर आप पूछिएगा मैं कमेंट सेशन में, हमें अच्छा लगेगा। जी, सर बिल्कुल स्वागत। बिल्कुल। बिल्कुल मैं
जोधपुर में रहता हूँ और परिवार में श्रीमती जी हैं, 3 बालिकाएं और 1 बालक है। बालिकाओं की शादी हो चुकी है और बेटे ने बीटेक किया है और वो अभी अपने कामकाज में बड़ा व्यस्त है। और क्योंकि 2 साल से इस पेंडेमिक के कारण से बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं कर सके, लेकिन घर पे रहते हुए उसने अपना ही एक्सपोर्ट का काम शुरू किया हुआ है। और मेरी शिक्षा दीक्षा बहुत ग्रामीण परिवेश में हुई और जैसा कि आपने बताया, बहुत अच्छा मुझे लगा कि माउंट आबू में मैं 14 वर्ष रहा और तब जोधपुर वाले मेरे को कहने लगे कि 14 वर्ष का वनवास आपका पूरा हो गया है। तो 14 वर्ष शंकर विद्यापीठ विद्या भारती का एक बहुत बड़ा विद्या का केंद्र, सारे देश में जो विद्या भारती 30,000 से अधिक विद्यालय चलाती है उसमें एक, लेकिन जिसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी संस्कृति की जड़ों से भी जुड़ा हुआ रहा और वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप इंग्लिश मीडियम, चाहे हॉस्टल फैसिलिटी हो, इतना बड़ा एक विद्यालय मैं वहाँ पर रहा 14 वर्ष तक। और वहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद मैं जोधपुर हूँ और यहाँ की शिक्षण संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा हूँ। जोधपुर के पास में एक छोटा सा कस्बा है नाकोड़ा जी के पास में बालोतरा, वहाँ जैन समाज का शिक्षण संस्थान है, उसको भी मैं देखता हूँ। और पारिवारिक पृष्ठभूमि शिक्षा के लिए समर्पित रही है। लगभग 35 वर्षों से राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई की अनेक प्रकार के प्रकल्पों में मुझे अवसर मिला और कई समितियों में मैं रहा। बस अपने बारे में बहुत कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहिए। बहुत ही अच्छा काम आपने किया है, अलग अलग संस्थान से भी आपका जुड़ना हुआ है और अभी जोधपुर में आप शिक्षण संस्थाओं के साथ जुड़कर सेवा कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और हमारे साथ परमवीर अधिकारी जी, प्रेमभर अधिकारी जी जुड़ गए हैं और वो नेपाल से हैं, वाचिंग फ्रॉम नेपाल लिखे भेजा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और सुतार सर, एक और बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी 2-3 चीज़ें हमारे बीच में आ गई, एक पुरानी पद्धति, फिर एक नई पद्धति और इस बीच ये लॉकडाउन में ऑनलाइन शिक्षा पद्धति। तो इनको कैसे आप विभाजित रूप में आप देखना चाहेंगे और बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप टू द पॉइंट आगे, बिल्कुल, बहुत अच्छा। और मैं ये चाहूंगा कि आज की अपनी इस चर्चा में, हाँ, जिसको हम कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा की दशा और दिशा, जी जी, दोनों पर बात की जाए जी। और इसलिए तभी ये संभव होगा कि हम पहले क्या थे, अभी इन 75 वर्षों में कहाँ आ पहुंचे और जिनको आगे क्या होगा, फ्यूचर ऑफ स्कूल ऑफ फ्यूचर जिसको कहते हैं, वहां हम कैसे पहुंचेंगे, चुनौतियां क्या है हमारे सामने, और स्पेशली पिछले 2 वर्षों में क्या हुआ, क्या घटित हुआ, क्या गुजर रही है बच्चों पर, परिवारों पर, ये सारा मिला करके एक ओवरऑल अगर हम विचार करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और मैं चाहता हूं कि मेरे पास पिछले 2 दिनों से काफी कॉल आ रहे हैं और लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अभी वर्तमान की परिस्थितियों में इससे हम शिक्षा को कैसे उबार पाए। जी जी जी, वर्तमान में जो ऑनलाइन पद्धति है, एक तो टीचर्स को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि टीचर्स को हमेशा बच्चों के साथ एक रैपो होता है, बच्चों के साथ मिल के पढ़ाने का, और अभी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो गया और कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, कौन ध्यान दे रहा है, ये समझ में बहुत कम आता है और बच्चों के हाव भाव नहीं दिखाई देते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा मुश्किल का दौर लग रहा है उनको। तो मैं चाहूँगा कि आप उसको कैसे लेते हैं और कैसे देखना चाहिए हमें और कैसे हमें आगे होप लेके चलना चाहिए। जी बताइए सर, वर्तमान शिक्षा। नहीं, मैं पहले शुरुआत करना चाहूँगा कि एक्चुअली
ये जो आज आपने विषय रखा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि लोग विभिन्न विषयों पर बात करते हैं, लेकिन शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बहुत गंभीरता से चर्चा नहीं करते हैं। जी जी जी। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि भारत की जो वर्तमान शिक्षा है उसको मैं अगर एक सेंटेंस में कहना चाहता हूं कि भारत में शिक्षा तो है, लेकिन शिक्षा में भारत नहीं है। और ये इसको समझने की जरूरत है कि हम इतने वर्षों से और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भी कहां खो गए और क्यों वो हासिल नहीं कर पाए जो शिक्षा के माध्यम से आज तक हम कर सकते थे। बहुत सारे देश जो हैं वो हमारे साथ खड़े हुए, उन्होंने वो कर दिखाया है, किया है। मैं आपको ये बताऊं कि लोग ऐसा मान करके चलते हैं, आज भी है कि साहब हमारे देश के पास तो कुछ शिक्षा थी नहीं, हम तो शिक्षित थे ही नहीं, और हमारे देश को तो लोग जादू टोना, साधु संतों का देश, पुराना पिछड़ा हुआ, गरीब, अशिक्षित, ऐसे ही मान करके बैठे थे। और आज भी उसी भाषा में बोलने वाले लोग ये कहते हैं कि भला हो अंग्रेजों का जो यहाँ पर आए और उन्होंने हमें जीने लायक बनाया। और उन्होंने हमें शिक्षा दी, हमारे पास विज्ञान था ही नहीं, विज्ञान उन्होंने दिया, टेक्नोलॉजी उन्होंने सिखाई हमको, और उसकी पूंछ पकड़ करके आज तक स्वतंत्रता के बाद भी हम चल रहे हैं। मुझे लगता है कि उस पूंछ को कम से कम 1947 में छोड़ देना चाहिए था। अपनी राह पकड़ता देश। जी जी। और जो देश अपनी राह पकड़ता है वो गति से, स्पीड से उन्नति की ओर अग्रसर होता है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लोग कहते हैं कि 17वीं 18वीं शताब्दी में 17वीं 18वीं शताब्दी के लोग हो, पुराणपंथी हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देखिए आपने मैकॉले का नाम तो सबने सुना होगा। जी जी। और उनको शिक्षा जगत में बहुत लोग याद भी करते हैं, मैकॉले ने ऐसा किया, मैकॉले ने ऐसा किया। उस लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में 1835 में भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में लिखा कि भारत में उस समय 7.5 लाख गांव थे और हर एक गांव में, लॉर्ड मैकॉले कह रहा है, हर एक गांव में गुरुकुल थे। तो लॉर्ड मैकॉले गुरुकुल समझ नहीं पाया, इसलिए उन्होंने कहा कि स्कूल थे। और देखिए मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब से ये गुरुकुल और स्कूल चेंज हुआ है तब से भारतीय शिक्षा नीचे की ओर आने लगी। 1835 में जब वो कहते हैं कि 7.5 लाख गांवों में हर एक गांव में गुरुकुल थे और वो स्वायत्त थे, स्वावलंबी थे, किसी के सपोर्ट से नहीं चलते थे। और वहां पर आप सब जानते ही हैं, उन्होंने लिखा है कि 200 से लगाकर 20,000 तक विद्यार्थी उन गुरुकुलों में अनेक प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते थे। आपको पता होगा कि मैकॉले ने अपने पार्लियामेंट में एक भाषण दिया, अपने पार्लियामेंट में, और उन्होंने भारतीय शिक्षा के बारे में लिखा जो हर एक भारतीय को, आज भी हर एक भारतीय को चोट करने वाली बात है और सजग करने वाली बात है। उन्होंने लिखा, मैं आपको बताता हूं कि आई हैव ट्रेवल्ड across the length and breadth of India, and I have not seen one person who is beggar, who is thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such highly caliber, that I don't think we would never conquer this country
unless we break the very backbone of this nation. उन्होंने कहा कि हम इस देश को जीत नहीं सकते। जो मैंने इस देश में देखा है उसको देख करके मैं कह सकता हूं कि हम इस देश को जीत नहीं सकते अगर हम इस देश की जो वेरी बैकबोन है उसको अगर हम नहीं तोड़ देंगे। और वो बैकबोन कौन सी है? विच इज हर स्पिरिचुअल एंड कल्चर हेरिटेज, एंड देयरफॉर आई प्रपोज दैट वी रिप्लेस हर ओल्ड एंड एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। हमें भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। और देखो मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो उस काम में लग गया। मैकॉले 30 इयर्स वो भारत में घूमा और उन्होंने ये भारत की शिक्षा प्रणाली को बदल करके रख दिया, सब लोग जानते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमको इस बात का गर्व है कि 1835 में हमारे पास में इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी। लेकिन आज क्या हो गया है? और ये वर्षों से ऐसा क्यों चल रहा है? और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि लॉर्ड मैकॉले, कार्ल मार्क्स और मैक्स मूलर, इनको मैं 3M नाम देता हूं। 3M, मैक्स मूलर, मैकॉले और मार्क्स। ये 3M हैं जिन्होंने इस देश की शिक्षा को चैलेंज के रूप में समाप्त करने की कोशिश की। और हम भारत के लोग चौथा M, यानी हम महर्षि पुत्र कब बनेंगे? जब इनका जवाब देंगे। तो ये तो हुई एक यानी हमारी हिस्ट्री कि कैसी थी हमारी यहाँ की शिक्षा व्यवस्था। और आज अगर हम अगर हम आज तीनों की बात करते हैं तो तीनों संकट में हैं: शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी। जी, तीनों संकट। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सुतार सर। मुझे लगता है कि ये एक शिक्षा में आत्मदर्शन की बात आपने कही कि पूर्व में हमारी गुरुकुल पद्धति जो सिस्टम थी उसमें हाई एजुकेशन भी था, अध्यात्म था और स्वावलंबी थी ये सारी संस्थानें। आज जो भी हम लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल डिपेंडेंसी है, सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है या फिर फीस के ऊपर डिपेंडेंट है। कहीं ना कहीं निर्भरता आ गई शिक्षा में, जिसकी वजह से वो चीज़ें हमें कंप्लीटनेस नहीं दे पा रही हैं। और इसी वजह से आज आपने कहा कि तीनों शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षा तीनों ही मुश्किल में है, ये आपने बताया। आइए अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मैं चाहूँगा कि आप अपने प्रश्न जरूर हमें पुटअप कर सकते हैं शिक्षा के बारे में। बिल्कुल, स्वागत है, सबका स्वागत है। तो हम सर से पूरी जानकारी हासिल करेंगे और इस बीच ग्रंथना हमारे साथ जुड़ गई हैं और एक बहुत ही प्यारा सा गीत तो मैं चाहूँगा सुतार सर के लिए सुनाइए। नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। ठीक है। मैं मोनाली ठाकुर का गाया हुआ एक गाना है सवार लूं, मैं वो गाना चाहूंगी। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी के चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। बरामदे पुराने हैं, नई सी धूप है, जो बन के खटखटा रहा है किसका रूप है। शरारती करे जो ऐसे भूल के हिजाब, कैसे उसको नाम से मैं पुकार लूं। सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। ये सारी कोयलें बनी है आज डाकिया, कुहू कुहू में चिट्ठियां पढ़े मजाकिया।
इन्हें कहो कि ना छुपाए किसने है लिखा, बताए उसकी आज मैं नजर उतार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। थैंक यू। बहुत सुंदर ग्रंथना, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया। आशा करता हूँ हमारे सर को भी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना कितना सुंदर गीत सुनाया। अच्छा, आपका कंठ बहुत अच्छा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जुड़ गए हैं और कुछ सवाल भी भेजेंगे। यशस्वी गुप्ता ने मेलोडियस लिख के भेजा है आपके लिए। अरविंद जी ने भी याद किया है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का। और सर चलिए अब वर्तमान शिक्षा पद्धति की ओर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी, आना ही पड़ेगा। हाँ हाँ। देखिए, मैं क्योंकि क्योंकि पुरानी शिक्षा पद्धतियां, पुराना हमारा वैभव और पुराना सब हमारा गौरव, ये सब याद करने की बातें हैं, लेकिन सही बात यह है कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं और उसी से हमारा भविष्य का निर्धारण होना है। अगर हम आज इन बातों पर चिंता नहीं करेंगे, इन बातों का समाधान नहीं करेंगे, इन बातों की तरफ नहीं सोचेंगे, तो जैसा समय बीता है भविष्य में भी हम अंधकार की ओर जाएंगे। और शिक्षा तो वो है ना जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। तो हम अगर वर्तमान शिक्षा की बात करते हैं, आज के युग की शिक्षा की बात करते हैं, तो जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि शिक्षा परावलंबी हो गई है, सरकारों पर आश्रित हो गई है, और शिक्षा के बारे में सरकारें निर्णय करने लगी है, जाओ तुम सब पास, मस्त रहो। तो ये इन सब बातों पर चिंता करने की आवश्यकता है। और इसलिए अगर हम वर्तमान में आप देखेंगे कि जो सरकारें आती है वो अपने अपने हिसाब से एजुकेशन फील्ड में एक्सपेरिमेंट करती है। ये बड़ा विचित्र मामला है। जो सरकारें आई उन्होंने एजुकेशन फील्ड को एक एक्सपेरिमेंट का फील्ड बनाया और उन्होंने अपने हिसाब से प्रयोग करने शुरू किए। 1986 में आपने सुना एजुकेशन पॉलिसी नई आई, जबरदस्त। अब वो आते आते और लागू करते करते, मैं उस समय टीचर ही था, सिंपल, तो हम लोग सोचते थे कि नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, अब तो पूछो मत, देश 5-7 वर्षों में पता नहीं कहां का कहां चला जाएगा। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि उसको समझने में इतना समय लग गया कि वो कब आउट ऑफ डेट हो गई पता ही नहीं चला, आकर के चली गई वो। और अभी इस कोविड से पहले इस वर्तमान केंद्र सरकार ने भी नई शिक्षा प्रणाली लाई है। उसमें इस नई शिक्षा प्रणाली में कुछ आशा की किरण दिखाई देने लगी है। और वो आशा की किरण क्यों दिखाई देने लगी है? जो मैंने प्रारंभ में कहा था कि भारत में शिक्षा है लेकिन शिक्षा में भारत नहीं है, इस पॉइंट को वर्तमान नई शिक्षा प्रणाली में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया हुआ है। और दूसरी बात, विद्यार्थियों के लिए अभी ये जो नई शिक्षा प्रणाली आई है, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसका जो बेस है वो विद्यार्थी है। आज तक हम क्या करते आए? टीचर बेस्ड एजुकेशन। तो हम कोशिश ये करते रहे कि टीचर अच्छे होने चाहिए, वो वेल एजुकेटेड होने चाहिए, वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, नो डाउट होने चाहिए। लेकिन हम किसको पढ़ाना चाहते हैं? शिक्षा ग्रहण कौन कर रहा है? शिक्षार्थी ना।
उसके विकास के लिए उस शिक्षार्थी का सब प्रकार से मन बुद्धि वो सब विकसित हो, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जी जी, ये बहुत जरूरी था। और इस नई एजुकेशन पॉलिसी में चाइल्ड एजुकेशन जो सेंटर है उसको रखा गया और उस सेंटर पर मान करके उसके चारों तरफ शिक्षा को घुमाया गया। और तब क्या होगा, अगर ये शिक्षा प्रणाली अभी लागू होती है तो मैं समझता हूं कि विद्यार्थी को सब कुछ करके सीखना पड़ेगा। अभी आपके 90.4 FM का जो लोगो है उस पर लिखा हुआ है, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो सुनना जरूरी है। अभी तक टीचर बोलता ही बोलता था। टीचर कहता था कि मैं बोलूं आप सुनो, इसी में आपका बेड़ा पार है, और जो मैं बोलूं उसको एग्जाम में उड़ेल दो। मैं बोलूं उसको सुनो, आपका कोई मतलब नहीं, आपका कोई मतलब नहीं है। और जो आप सुनते हो, मैं बोलता हूं, उसको स्टोर करो और एग्जाम के समय जाकर के कॉपी में उसको डालो। और इसलिए ये जो सोची समझी इतने वर्षों की थी कि हमारे यहाँ का विद्यार्थी इस शिक्षा प्रणाली में से गुजर करके केवल एक सामान्य नौकर क्लर्क बनने की सोचेगा। मैं पढ़ता काहे के लिए हूं? एग्जाम के लिए। एग्जाम क्यों? अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छे मार्क्स आकर के क्या करोगे? अच्छी नौकरी मिलेगी। बस इसी के इर्द गिर्द वो विद्यार्थी एग्जाम तक उसको सोचता है। लेकिन इस नई शिक्षा प्रणाली में वो एग्जाम से आगे बढ़ करके, जिसको हम जीवन की शिक्षा कहते हैं, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन कहते हैं, उसकी तरफ बढ़ेगा। और तब इन परीक्षाओं से, आने वाली चुनौतियों से, जीवन की चुनौतियों से वो घबराएगा नहीं। अभी आप देख लीजिए, आपके चारों तरफ इस प्रकार के विद्यार्थी दिखाई देते हैं। क्या कर रहे हो? स्कूलिंग कर रहा हूं, 12th तक हूं। क्या कर रहे हो? कॉलेज में हूं। बाद में क्या करोगे अभी पता नहीं है। अभी तो पढ़ रहा हूं, अभी तो पढ़ने के बाद सोचूंगा। और पढ़ने के बाद सोचते सोचते वो 20-22 साल का जब जवान होता है और जब वो समाज के फील्ड में उतरता है, तब उसके सामने ऐसी चुनौतियां खड़ी होती है कि वो उनका सामना करने में उसकी हालत खराब हो जाती है। और इसलिए इस नई शिक्षा प्रणाली में, नई एजुकेशन पॉलिसी में, ये चिल्ड्रन बेस्ड एजुकेशन कैसे हो, उसको तैयार कैसे किया जाए। वो अच्छा शिक्षित भी हो और अच्छी नौकरी भी मिले, कोई बात नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के वो जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके, ये बहुत जरूरी है। और आजकल हम देखते हैं इधर उधर की 95+ % लाने वाले जो विद्यार्थी हैं, युवा हैं, वो जिंदगी की दौड़ में कहीं ऑफ करके बैठ जाते हैं, थक करके बैठ जाते हैं। इसको बूस्ट करने की जरूरत है। और इसलिए आज की इस शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों के लिए आज से 20 वर्षों बाद क्या चुनौती आएगी उनके जीवन में, उसको तैयार करना बहुत जरूरी है। जी, सुधा सर, एक सवाल आया है और लिखते हैं सवाल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बदला है तो नया क्या है इसमें? नया क्या है इसमें? बिल्कुल, अनुज जी को बहुत धन्यवाद, उन्होंने ये प्रश्न पूछा है। बार बार बदला होता रहता है, रिजल्ट्स का आता पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मेरी बात को ही आगे बढ़े हैं। और बार बार ये जो एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस होते हैं और पिछली होती नहीं, उससे पहले नई आ जाती है, तो निश्चित रूप से। लेकिन मैं एक बात मैं बहुत जोर देकर के कहना चाहता हूं, और जो मेरी मान्यता है और जो मैंने शिक्षा जगत में काम करते हुए जो अनुभव किया है, उसको मैं कहता हूं कि सच में इस बार की यह जो नई पॉलिसी आई है, हालांकि कोविड के कारण से अभी बहुत डिस्टर्ब है, उसका काम चल रहा है,
विभिन्न स्तरों पर उसको लागू करने के जो प्रोसेस है वो चल रहा है, लेकिन स्कूलों तक पहुंचने में अब उसको समय लगेगा। और वो तो लागू तो स्कूलों पर होनी है। जब तक स्कूल लेवल पर वो एजुकेशन पॉलिसी नहीं आएगी, विद्यार्थियों पर और टीचर्स पर लागू नहीं होगी, बोर्ड एग्जाम के लिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए सारे मापदंड बदलने वाले हैं। और अगर मैं उसके जो कुछ उजले पृष्ठ हैं जिसके कारण से कुछ चेंजेस आ सकते हैं, वो आएंगे किसके आधार पर? वो स्कूलों के आधार पर आएंगे। पॉलिसियां बहुत अच्छी बन सकती है, नो डाउट, बहुत लोग अच्छे धुरंधर बैठे हैं अपने वहां पॉलिसियां बनाने वाले लोग, लेकिन वो एग्जीक्यूट जो लोग करेंगे उसको, वो जो सिस्टम है हमारा, वो सिस्टम जब तक जागरूक नहीं होगा, उस पॉलिसी पर अपना सब कुछ न्यौछावर नहीं करेगा, तो उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। जैसा आप लिख रहे हैं, अब जी लिख रहे हैं जैसा कि उसके रिजल्ट नहीं आएंगे, आपकी चिंता वाजिब है। उसके रिजल्ट तभी आएंगे जब स्कूल लेवल पर जो लागू करने वाले लोग हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, वो इस और इसकी भावना को समझ करके इसको लागू करेंगे। और क्योंकि ये विद्यार्थी आधारित शिक्षा प्रणाली इसका केंद्र बिंदु है। टीचर्स की ट्रेनिंग ये उसका सेकंड जो हम राउंड कह सकते हैं वो है। और थर्ड है जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो उसको चलाने वाले लोग हैं, उन लोगों को ये तीनों की टीम मिलकर के इस नई शिक्षा प्रणाली में जो जो चेंजेस सरकार ने सोचे वो लाएंगे। तो निश्चित रूप से अपने देश का के जो अभी वर्तमान विद्यार्थी हैं, 5 वर्षों बाद में जब वो समाज के फील्ड में जाएंगे, तो इस शिक्षा प्रणाली से निकला हुआ विद्यार्थी जो कुछ करके गुजरा है, कुछ करके सीखा है, और केवल नौकरी के भरोसे पढ़ने के बाद मैं क्या करूं, कुछ लायक नहीं, तो ये जरूरी है। और इसलिए अब ये ऐसा किया जा रहा है कि कोई एक स्ट्रीम नहीं होगी। साइंस वाला विद्यार्थी कॉमर्स पढ़ सकता है, आर्ट्स पढ़ सकता है, आर्ट्स वाला विद्यार्थी साइंस मैथ्स लेकर के पढ़ सकता है। क्यों एक विषय पर उसको बांटा जाए? और मैं तो इससे भी और आगे बढ़ता हूं। कई बार मैं सोचता हूं कि ये भी अधूरापन है, अभी भी अधूरापन है। मैं ये सोचता हूं कि विद्यार्थी को इन विषयों में क्यों बांधा जाए? हम विद्या तो वो है ना, सा विद्या या विमुक्त है। ये विद्या तो वो है ना जो विमुक्त करती है, बंधनों से मुक्त करती है। और हम इस विद्यार्थी को, आज के विद्यार्थी को एक क्लासरूम में बैठा करके ये कहते हैं कि तू ये फिजिक्स पढ़ ही पढ़, ये मैथ्स तेरे को पढ़ना है, इसमें स्कोरिंग करना है तेरे को, एक केमिस्ट्री तेरे को पढ़नी ही पड़ेगी। और वो कुछ और सोचता है, वो तो विराट कोहली सोचता है, उसके दिमाग में तो विराट कोहली चल रहा है, महेंद्र सिंह धोनी चल रहा है, उसके दिमाग में तो संगीत चल रहा है। और हम उसको बात करके कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें ये 5 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, और ये 5 सब्जेक्ट अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी में क्या कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम इन्हीं का होना है, अच्छे मार्क्स इसी में लाने हैं। और इसलिए अच्छा चलो कोई बात नहीं, विद्यार्थियों को ये मौका दिया जा रहा है अब इस एनईपी में कि वो अपने पसंद के विषय किसी भी स्ट्रीम में जाकर के चुन सकेगा। जी जी। और दूसरा है कि एक्टिविटी बेस पर उसको ये मौका दिया जाएगा कि सप्ताह में एक दिन, कम से कम एक दिन, जैसा हम कहते हैं नो बैग डे। और हमारे विद्या भारती के विद्यालय में तो बस्ता विहीन विद्यालय है, जिसको हम शिशु वाटिका कहते हैं। छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं, 3.5-4 साल के बच्चे होते हैं, उनको बैग लाने की जरूरत नहीं होती है, वो करके ही सीखते हैं। और वो उतना अच्छा कर पाते हैं कि अगर उसी आयु वर्ग के दूसरे बच्चों को जो बस्ते का बोझ लेकर के पीछे कमर झुकी हुई और बस्ते का बोझ लेकर के सवेरे सवेरे गुड बाय घर पे कह करके स्कूल की बस में बैठता है, विद्या की जैसे अर्थी लेकर के जा रहा हो विद्यार्थी, तो और मम्मी डैडी बड़े खुश होते हैं कि ये मेरे परिवार का और देश का भविष्य है। लेकिन
शिशु वाटिका में हाथों से करके, देख करके, पहचान करके, सीख करके 4-5 साल के जो बच्चे करते हैं, उनके बड़े रिजल्ट अनुपम है, अद्वितीय है, उदाहरण देने लायक है। और बड़ी बड़ी क्लासेस में भी ये जो नो बैग कॉन्सेप्ट है, ये अपनाना बहुत जरूरी है और विद्यार्थियों को मौका देना जरूरी है। तुम किस फील्ड में जाना चाहते हो? जी जी। देखो, अगर आज के टाइम की बात करते हैं ना, तो इस कोविड ने हमको सिखा दिया कि हॉस्पिटल घरों में आ गए ना। पहले लोग बीमार होते थे तो हॉस्पिटल जाते थे, और अभी सारे हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स घर पे आ गए। ऑक्सीजन जो आपका लेवल क्या है उसको आप घर पे बैठ करके चेक करो, डॉक्टर भी यही कहता है। ब्लड शुगर आप घर पे ले लो, आपका टेम्परेचर क्या है वो आप घर पे ले लो। तो अगर हमारी इस युवा पीढ़ी को ये छोटे छोटे काम विद्यालयों में सिखा दिए जाए कि देखो ये जो शुगर जिसको होती है उसको इस प्रकार से इंसुलिन लगाना होता है, अगर तुम्हारा फ्यूज घर का खराब हो जाए तो ऐसे बेटा बांधना उसको पड़ता है। छोटी छोटी बातें जो घरेलू उपयोग की है और वो विद्यालयों में क्लास 6 के बाद से सिखाई जा सकती है, लेकिन उनकी कोई चर्चा नहीं होती। हम सिलेबस एग्जाम इसी की रटत में लगे हैं। क्यों? ग्रंथना क्या कह रही है? सोच रही है कि हाँ मैं खुद अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मैं बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रही हूँ सर। तो मैं इन बातों से बहुत अपने आप को रिलेट कर पा रही हूँ कि कैसी अभी की सिचुएशन है, क्या नीड्स हैं। तो वही बिल्कुल मैं इसीलिए मैं आपसे रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ, जो आज के युवा पीढ़ी के सामने दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि ये रास्ते कहाँ जाएंगे। और देखिए, एक बड़ी बात और, मजेदार बात और है कि गवर्नमेंट भी कहती है, एजुकेशन भी आज का कहता है कि स्टूडेंट को टेंशन फ्री बनाइए, उनको टेंशन मत लेने दीजिए। ये जो टेंशन शब्द है ना, ये हमारे विद्यार्थियों में आजकल की युवा पीढ़ी में आया है। हमने तो पुराने नहीं सुना टेंशन, विद्यार्थियों को काहे का टेंशन होता, लेकिन ये टेंशन नहीं लेना चाहिए। और घर परिवार, पेरेंट्स, उसके रिलेटिव ये कहते हैं, देख तेरा पड़ोसी 98% कर रहा है और तू अभी 90 पे अटकी हुई है। ये 98 तक जब तक नहीं आ जाएगा तो अपने परिवार का अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या कर रही है अभी तक, क्या कर रहे हो अभी तक? तो वो एक प्रेशर है उसके ऊपर। अरे वो ये सोच रहा है कि ठीक है, वो 98 कर रहा है, अच्छा उसको करने दो ना, वो जहां पहुंचता है उसको पहुंचने दो। मैं हूं ना, और जो मैं हूं उसको तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जो मैं बन सकता हूं तो मैं ही बन सकता हूं ना। जो मैं कर रहा हूं वो नहीं कर सकता जो 98 कर रहा है। ये जो खुद के पहचानने की बात है, ये नई शिक्षा प्रणाली देने के लिए उद्यत तैयार है। और इसलिए अगर इस नई शिक्षा प्रणाली में ठीक से इसको लागू किया गया तो छोटी उम्र से, अब इसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन में बात की गई है कि उसको मातृभाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए, है ना। तो अगर मातृभाषा में उसको शिक्षा मिलती है, नो डाउट, तो सबसे पहला प्रश्न क्या होता है, तो इंग्लिश मीडियम का क्या होगा? घोर संकट। और बस अगर, क्योंकि हमको तो ये सिखाया गया है ना कि जो कुछ बाहर का है, जो कुछ फॉरेन का है, और स्पेशली जो कुछ इंग्लिश का है, वो तो सबसे बढ़िया है, और हमारे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मीडियम सब रहेंगे, इंग्लिश भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा, लोकल लैंग्वेज भी रहेगी, आपकी जो स्टेट की मदर टंग है, आपकी जो भाषा है, मातृभाषा है, बच्चा सबसे पहले उसमें बहुत स्वाभाविक रूप से ग्रहण करता है, उसको रटाना नहीं पड़ता। टीचर के कहते ही वो समझ जाएगा कि ये क्या कह रहे हैं। और आगे जाकर के बड़ी क्लासेज में जो उसको सब्जेक्ट्स लेने हैं, तो अंग्रेजी तो आज आप जानते हैं ना कि 3 महीने का काम है।
कोर्स करके, और कोई भी विद्यार्थी बहुत अच्छे किसी भी भाषा में पढ़े लिखे लोग हों, जिन्होंने तमिल पढ़ा हो, जिन्होंने कन्नड़ पढ़ा हो, पंजाबी पढ़ी हो, गुजराती पढ़ी हो, कोई बात नहीं, लेकिन आगे जाकर के अगर हम अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो है, जिसको हम नींव कहते हैं, मजबूत नींव हमारी खड़ी होगी, तो आगे जाकर के हम किसी भी सब्जेक्ट को अपनी लाइफ में, करियर में काम में ले सकते हैं। लेकिन ये चुनौतियां आज के विद्यार्थियों में हैं, उनके सामने है। जी सुधार सर, बहुत ही अच्छी बात है, आपने बता दिया। और जो जो चीज़ें आपने बताई, मेरे ख्याल से सवाल भी उसी तरह के आए थे। किसी ने पूछा था कि लैंग्वेज का क्या होना चाहिए, तो वो भी आपने बता दिया। अगर 5वीं तक बच्चों को अपने मदर टंग में सिखाया जाए तो उसके बाद फिर चीज़ें और आसान हो सकती हैं, ये भी आपने बताया। और कुछ सवाल जैसे कि बिल्कुल, इसमें एक ये क्वेश्चन पूछा गया है लैंग्वेज का, तो ये स्पष्ट कर दें इसको कि मातृभाषा में शिक्षा देना ये स्टेट का काम है। वो स्टेट अगर चाहे वो स्कूलों पर छोड़ेगा कि आप स्कूल लेवल पर कौन सी, वो एक जो उनकी भाषा की सूची बनेगी, तो उसमें आपकी स्कूल में आप कौन सी लैंग्वेज को यूज करना चाहते हैं, उसमें हिंदी भी होगी, उसमें इंग्लिश भी होगी, और उस स्टेट की जो मान्यता प्राप्त भाषा है वो भी होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी भाषा को हटा करके लोकल लैंग्वेज को लाया जा रहा है, ऐसा नहीं। हाँ, ये एक समझ होनी चाहिए लोगों में। कई बार होता है कि वो फिर उसी चीज को पकड़ के रखते हैं, तो वो एक वहां पर बंधन आ जाता है। लेकिन हम लोग अगर दोनों चीजों को दे दें तो बंधन नहीं रहेगा और विद्यार्थी उसमें अच्छी तरह से अपने आप को विकसित कर पाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हुए, और वर्तमान सरकार की नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा सतीश व्यास ने मैसेज करके लिखा है। थैंक यू सतीश जी। सतीश जी को धन्यवाद। जी जी। और इसे लिखते हैं कि दी NEP says students until class 5 should be taught in their mother tongue or regional language. Yes. या बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, चेतना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सतीश व्यास जी। आइए अब आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा और ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर सर से कंक्लूजन पे आते हैं। और ग्रंथना को कहता हूँ मैं, एक छोटा सा गीत जरूर मुखड़ा अंतरा सुनाइए। देवदास मूवी का एक सॉन्ग है, सिलसिला ये चाहत का, श्रेया घोषाल जी का गाया हुआ है, वही ट्राई करूंगी। सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया हो, सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया, ओ पिया ये दिया ना बुझा है ना बुझेगा, मेरी चाहत का दिया मेरे पिया, अब आजा रे मेरे पिया, हो मेरे पिया, अब आजा रे मेरे पिया। फासला था दूरी थी, फासला था दूरी थी, था जुदाई का आलम, इंतजार में नजरें थी और तुम वहाँ थे, तुम वहाँ थे, तुम वहाँ थे, झिलमिलाते जगमगाते खुशियों में झूम कर, और यहाँ जल रहे थे हम, और यहाँ जल रहे थे हम। फिर से बादल गरजा है, गरज गरज के बरसा है, लौट के तूफान आया है, पर तुझको बुझा नहीं पाया है।
ओ पिया ये दिया, चाहे जितना सताए मुझे ये सावन, ये हवा और ये बिजुलिया, मेरे पिया अब आजा रे मेरे पिया, हो मेरे पिया अब आजा रे मेरे पिया। थैंक यू। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया बड़े अच्छे ढंग से। और यशस्वी गुप्ता, सच अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। यशस्वी जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शिक्षा पद्धति की ओर बातें करते हैं। ग्रंथना, आपको कुछ पूछना हो तो सर से जरूर पूछ सकते हैं, और क्योंकि आप भी बिल्कुल स्वागत निश्चित तौर पे। अभी रिसेंट टाइम में मेरे को स्कूल में ऑनलाइन टीचिंग करनी पड़ी, जो कि नॉर्मली हमारे जो सिलेबस में होता है वो ऑफलाइन टीचिंग ही होता है, जो एमसीडी स्कूल्स हैं वहाँ जाके पढ़ाना होता है हमको, लेकिन अभी वो ऑनलाइन मोड पे था। तो एक बात ये पूछनी थी मुझे कि ऑनलाइन मोड पे हम कैसे उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सामने वाला क्या पढ़ रहा है वो हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन मोड पे, और वो क्या सोच रहा है, वो कैसे ग्रास्प कर रहा है अपनी जो भी वो सीख रहा है उस चीज को, तो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और ऑनलाइन मोड पे। बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा, और मैं इसी बिंदु पर आने वाला था, क्योंकि हम अब अपनी वार्ता के अंतिम चरण में है, तो बहुत जरूरी है कि पिछले लगभग ये दूसरा सेशन हो गया, 2 वर्ष होने को है जब डिस्टर्ब है इस कोविड के कारण से, और एक ये नया कंसेप्ट, क्योंकि मजबूरी जिसको कहते हैं ना, कि आया कि लाइव एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, नई टेक्नोलॉजी के साथ एजुकेशन दिया जाए। मेरा ये मानना है कि ये एक मजबूरी में चलाया गया, क्योंकि हमें विद्यार्थियों से कांटेक्ट में रहना है, उनको उनके भरोसे तो नहीं छोड़ना है। ये आपकी बात का मैं उत्तर दूं उससे पहले, आज मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चन इस से संबंधित आए थे, तो उन पेरेंट्स को मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कोविड के कारण से लाइव क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज का जो सारा सिस्टम इस समय चल रहा है, और स्पेशली राजस्थान में और अनेक प्रदेशों में स्टेट गवर्नमेंट ने भी, सीबीएसई में भी आपने देखा होगा कि विदाउट एग्जामिनेशन प्रमोट करने की परंपरा चल पड़ी है। मजबूरियां उनकी सरकारों की रही होगी कि परीक्षा लिए बिना प्रमोट किया जाए, कौन मुसीबत ले, और स्पेशली ये कोविड के कारण से ये रिस्क कौन ले, और जरूरी भी है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि 75 वर्षों में हम नई एजुकेशन पॉलिसीज तो लाते रहे, लेकिन विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों में कोई असेसमेंट की पॉलिसी नहीं ले पाए। क्या अभी तक हमारे पास में खुद की कोई मूल्यांकन की पद्धति नहीं है? क्यों हम वही जो ढर्रा पिछले वर्षों से चल रहा है उसी के आधार पर मूल्यांकन करेंगे तो ही वो पास माना जाएगा, उसको मार्क्स दिए जाएंगे। एग्जाम होने चाहिए थे, एग्जाम होने ही चाहिए। अब एग्जाम वो कौन ले, कैसे ले, उसकी पद्धति क्या हो, स्कूल बेस पे हो, ऑनलाइन भी हो सकते हैं। लेकिन देखो बेटा, एक बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का सारा सिलसिला चल पड़ा है और इसी में सब अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश करें। देखो हमारा स्कूल आप सबसे आगे बढ़ करके इस ऑनलाइन लर्निंग में ये नया कर रहा है, पेरेंट्स को बता रहे हैं, अच्छा है। लेकिन भारत का जो समाज है, भारतीय समाज के लिए यह टेक्नोलॉजी उतनी उपयोगी अभी नहीं है, क्योंकि सबके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल भी तो नहीं है अभी, मतलब जरूरी नहीं है सबके पास अवेलेबल हो।
अवेलेबल भी नहीं है, और मानसिकता भी नहीं, मेंटेलिटी भी नहीं है। क्योंकि आपने कहा कि हमको पता नहीं है कि सामने जो बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, वो उनको पता नहीं, उन्होंने। अच्छा, एक और है, पेरेंट्स जो सुन रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि इस मजबूरी के कारण से आपने देखो, हम लोग पहले विद्यालय में कहते थे नो मोबाइल इन स्कूल, स्कूल में कोई मोबाइल नहीं लाएगा, स्कूल विद्यार्थी मोबाइल का यूज नहीं करेंगे, और अब सारे स्कूल ही मोबाइल पे आ गए। और उसके कारण से विद्यार्थी, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो टीनेजर्स, वो मोबाइल लेकर के घर पर बैठे हैं। ऑनलाइन जो लाइव क्लासेस है उसको ज्वाइन करने के बाद में ये मोबाइल का एडिक्शन इस नई जनरेशन के लिए बहुत बड़ा संकट बनने वाला है। ये कौन रोकेगा? फैमिली उसको रोक नहीं सकती, कर नहीं सकते वो, क्योंकि आपने एजुकेशन के नाम पर उसको मोबाइल प्रोवाइड करवाया है। मोबाइल प्रोवाइड करवाना, एजुकेशन उसको लेना, ये मजबूरी हो सकती है, लेकिन इसके दुष्परिणाम आने वाले वर्षों में किसी न किसी तरीके से, और अभी इन 2 वर्षों में देखना शुरू हुए। आप अपने आसपास के बच्चों को उठा करके देखिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी भारतीय समाज की जो मेंटेलिटी है, जो वर्षों से चले आ रही है और जो ज्यादा प्रभावी है, वो है उपनिषद। उसका मीनिंग क्या होता है? पास बैठा करके सिखाना। उपनिषद का मतलब यही होता है। बहुत बड़े बड़े ग्रंथ नहीं, उपनिषद क्या है साहब, उपनिषद का 100 हो बड़े संस्कृत के ग्रंथ होंगे। उपनिषद वही है जो हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने अपने शिष्यों को पास में बिठा करके सिखाया, आंख से आंख मिला करके आपने सामने बिठा करके जो सिखाया, उसी ने वही ग्रहण किया और आगे चल करके वही महान बने। अब अभी आज हम बात कर रहे हैं ना, आपने सामने तीनों लोग देख रहे हैं, और भी बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए, उनका धन्यवाद करता हूं मैं। लेकिन वो भाव है क्या जो हम आपने सामने बैठ करके बातें करते हैं? अगर फेस टू फेस हमारे सामने, मेरे ही रूम में, मेरे ही घर पर आप सब होते, अपने पास में चाय होती, उसका तो मुकाबला नहीं है ना। लेकिन ये है कि क्योंकि अभी देखो, इसके कारण से एक बहुत बड़ा तंत्र ऐसा विकसित हो रहा है जो फ्यूचर की बात कर रहा है। स्कूल ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर के लिए स्कूल बनाइए। अब वो स्कूल जो फ्यूचर के स्कूल होंगे वो क्या होंगे? सब ऑनलाइन ही चलेंगे। ये स्कूल के भवन नहीं होंगे, ये टीचर्स को स्कूल जाना नहीं पड़ेगा, वो घर पे ही बैठा वीडियो तैयार करेगा और भेज देगा, बच्चे को ऑनलाइन डिग्री मिल जाएगी। ये इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। ये आपातकाल में की गई एक व्यवस्था है जो थोड़े समय तक चलनी चाहिए, चलेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अभी कोई इसका कोई समाधान निकला नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, विद्या भारती के विद्यालयों में इस समय भी, इस कोविड काल में भी, एक बहुत सुंदर, आप सब जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए एक प्रेरणा की बात है कि टीचर्स अभी भी, जिसको हम मोहल्ला शिक्षा कहते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, वहां पर कुछ जो उस मोहल्ले के स्टूडेंट्स हैं उनके घरों पर जाकर के उनको सामग्री अवेलेबल करवाते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं, समझाते हैं, कुछ काम उनको दे करके आते हैं, वापस कुछ दिनों बाद उनको टच करते हैं। ये तो करना पड़ेगा और उसके अच्छे परिणाम आए हैं। अब ऑनलाइन एजुकेशन, लाइव एजुकेशन, नई तकनीक का उपयोग, ये मजबूरी में हम जितने समय तक कर देंगे तो बहुत अच्छा भी करना चाहिए। इसमें जितनी नई तकनीक का उपयोग हो सकता है वो करना चाहिए, ताकि विद्यार्थी सीखने के मामले में पीछे ना रहे। देखो, एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि सरकार अगर बिना एग्जाम लिए पास कर दे तो ये उनका फैसला हो सकता है। 2 विद्यार्थी मेरे सामने हैं, एक साल भर तो कुछ नहीं पढ़े, सरकार ने पास किया इसलिए मैं 8वीं में आ गया। मेरा क्या दोष इसमें? अच्छा है, मैं तो 2 ताली बजाऊंगा सरकार के लिए, थैंक यू सरकार, ऐसी सरकार आनी चाहिए। लेकिन एक वो विद्यार्थी जो पिछले साल भी इस ऑनलाइन एजुकेशन में या इस मोहल्ला जो शिक्षा है उसके अंतर्गत कुछ पढ़ करके 8वीं में आया है, उन दोनों में तो फर्क होगा ना। जब वो क्लास में बैठेंगे दोनों विद्यार्थी, उसमें अंतर आएगा। और इसलिए इस कोविड काल में पेरेंट्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि उस विद्यार्थी पर प्रेशर न डाला जाए, उस पर दबाव न डाला जाए। तो कुछ नहीं करता, ये ऑनलाइन तेरे को समझ में नहीं आती है, वैसा नहीं होता है, तो क्या करेगा, 2 साल तेरे खराब हो गए, तेरा दिमाग सब साफ हो गया। नहीं, ये कुछ समय की बात है, ये बादल भी छट जाएंगे
और हम जो स्वाभाविक हमारी शिक्षा है और जो प्रभावी है, स्वाभाविक है और जो प्रभावी हमारा सिस्टम है शिक्षा का, जो आमने सामने, जैसा मैंने उदाहरण दिया उपनिषद का, उसका अर्थ यही है कि पास बैठा करके सिखाने की जो बात है वो हम इस नए जमाने में, नए समय में, चुनौतियों के नए समय में सामने लेकर के आएंगे। सुधा सर, एक और ये सतीश जी लिखते हैं यहाँ पर, कुछ मैसेजेस आए हैं, अच्छे मैसेजेस आए। शिक्षा के जितने भी आयोग लागू किए गए हैं गए, वो शब्द अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने वाले भारतीय शिक्षा नहीं दी गई। दूसरा, एक हमारे दोस्त नीलम्बा जी लिखते हैं, नीलम्बा राम, वर्सटाइल फ्लोक सिंगर हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप आर्टिस्ट हैं। और देयर इज अ लैक ऑफ टेक्निकल लिटरेसी, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट कनेक्ट देमसेल्फ with their teachers through the online teachings process. Most of them belong to the urban areas, but the rural areas not connect. तो ये भी उनका बात है। और एक हमारे दोस्त लिखे हैं, पढ़ाई के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियों में, अंक में, परिणाम में जुड़ने चाहिए। जी जी। हर विद्यार्थी वर्ष में एक पेड़ लगाकर उनको पालन करना चाहिए। जी, एनवायरमेंट अच्छे विचार आप बना रहे हैं। जी, बहुत अच्छे प्रश्न है तीनों के। मैं थैंक यू तीनों को बोलना चाहूंगा। तीनों एजुकेशनिस्ट हैं, तीनों संस्थाएं चलाते हैं, मैं जहाँ तक मैं इनको पढ़ पाया हूँ। तो ये अच्छी बात है कि अभी तक जितने आयोग बने हैं वो भारत को स्थापित नहीं कर पाए शिक्षा में। जी 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 जी। मैं जिस बात पर ज्यादा शुरू से ही बल दे रहा हूं, वो शिक्षा में भारत को स्थापित नहीं कर पाए। और इधर उधर के दूसरे आसपास से वहां एजुकेशन पॉलिसी क्या चल रही, अरे छोड़िए ना भाई, जो यूरोप पे चल रहा है वो भारत पे कैसे चलेगा? भारत का बासमती जो है वो न्यूयॉर्क में क्या काम आएगा? वो उनको चलाने दीजिए। लेकिन हमारी सोच इन सब शिक्षा आयोगों में भी वही चली जो दुनिया के आसपास के देशों में। मैं ये इस बात का पक्षधर हूं कि वो कहते हैं ना कि भाई आप अपने दरवाजे खुले रखिए, बाहर के सब विचारों का आगमन उसमें होना चाहिए। अपने दरवाजे खुले रखिए, लेकिन इतने भी खुले मत रखिए कि आपका खुद का सामान भी उसमें उड़ जाए। अभी हुआ यही है, हम सब उड़ा बैठे। जी जी जी, आप समझ रहे, हम सब अपने पास जो था उसको उड़ा बैठे। और अब जो लोग कह रहे हैं, दुनिया के लोग कह रहे हैं, जो हमने 100 वर्षों पहले 1835 से पहले जो हम कहते आए थे, अब वो दुनिया के लोग कह रहे हैं कि नहीं, आओ जो भारत की सोच है पर्यावरण के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, पेड़ लगाना चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन की कमी अभी कोविड में नहीं होती, लगाना चाहिए। शिक्षा में जो मॉरल एजुकेशन है, जीवन मूल्यों की जो शिक्षा है, वो खत्म कर दिया, वो गायब हो गई। वो होनी चाहिए। बिल्कुल। और देखो, उसमें एक बात और भी है कि ये जब से हुआ तब से हमारे यहाँ बहुत इंटेलिजेंट लोग तो हुए। आज क्राइम में कौन लोग हैं जो क्राइम कर रहे हैं? आप न्यूज़पेपर उठा करके देखिए, सब पढ़े लिखे लोग, हाईली क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है। जी जी। लेकिन हमारे पुराने जमाने में अगर वेल एजुकेटेड नहीं थे लोग, जिसको कहते थे वो बिल्कुल साक्षर, अभी साक्षर होना ही शिक्षा मान लिया गया है ना। तो लेकिन पुराने जमाने में लोग जो है कम पढ़े लिखे होते थे, लेकिन वो हाईली एजुकेटेड होते थे, क्योंकि उनकी मॉरल वैल्यूज, जीवन मूल्यों की शिक्षा बहुत ज्यादा थी। और ये जीवन मूल्यों की शिक्षा हमारी शिक्षा पद्धति की नींव है, जड़ें, जिसको हम बोलचाल की भाषा में संस्कार कहते हैं। विद्या भारती के हजारों विद्यालय
नई टेक्नोलॉजी, नई शिक्षा के साथ में इस जड़ों को सींचने का काम भी करती है। और ये जड़ें जब सींचेंगे तो पेड़ हरे भरे होंगे, डालियां हरी भरी होंगी। विद्यार्थी अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए सोचेगा, खुद अपने लिए ही केवल नहीं सोचेगा, उसमें संवेदनाएं होगी। डॉक्टर बनेगा तो वो संवेदनशील होगा, उद्योगपति बनेगा तो वो लोगों को लूटेगा नहीं, कम पैसा कमाने के लिए नहीं सोचेगा, वो संवेदना युक्त विद्यार्थी होगा। वर्तमान चुनौतियों का सामना करते हुए संवेदनशील जो नागरिक है वो शिक्षा प्रणाली कब खड़ी कर पाएंगे हम लोग? आज वो टाइम आ गया है। अब इस 2021 में हम ऐसा कह सकते थे, देखो 35 साल मेरे को हो गए इस काम में, इस शिक्षा जगत से जुड़े हुए, लेकिन मैं विद्यार्थियों को और हमारे टीचर्स को मोटिवेशनल जो सेमिनार मैंने लिए उनको मैं कहता था कब वो समय आएगा जब हम कह सकते थे कि यस ये भारत की शिक्षा पद्धति है, अब हमारी शिक्षा पद्धति है, अब हम इस रास्ते से हमारे देश को आगे लेकर के जाएंगे। हमें हमारे देश का गुणगान मेरे इस कंठ से मैं कब करूंगा? ऐसे कहते कहते 35 वर्ष हो गए, लेकिन सौभाग्य की बात है कि आज मैं कह सकता हूं यस अब वो समय आ गया है, एक नए भारत का उदय होने वाला है। पीसी सर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, धन्यवाद। और मुझे लगता है कि हमारा समय पूरा हो गया है और फिर से मैं चाहूँगा कि कुछ विराम के बाद वापस हम आपको बुलाएंगे और आगे की कड़ी में हम लोग चाहेंगे कि कुछ और चीज़ें, संस्कार पे ज़रूर बातें हो, मॉरल पे ज़रूर बातें हो। शिक्षा में मॉरल साइंस जब से गायब कर दिया या मॉरल एजुकेशन जब से हटा दिया तब से आपने कहा उसका दर्शन बदल गया, जीवन शैली बदल गई, तो उसे इंक्लूड करके फिर से हम लोग जो है एक नई रचना कर सकते हैं, भारत की जीवंतता को प्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। और अभी हमारे दोस्त काफ़ी मैसेज भी कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम लोग अगले सत्र में और जुड़ेंगे। और निम्बाराम जी धन्यवाद, शुक्रिया, आपने अच्छी बातें लिख के भेजी आपको। और आप एक सिंगर है तो मैं चाहूँगा कि आप बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आ भी सकते हैं। नीचे लाइन पे आपको व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कीजिए, अपना नाम लिख के भेज दीजिए। देवेंद्र जी ने भी आपको याद किया है सर, देवेंद्र चौहान जी ने, और ललिता जी ने भी आपको याद किया है। और परिणाम और प्रत्यक्ष जीवन मूल्यों में से अधिक महत्वपूर्ण बन गए हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं आपके। और फिर मिलेंगे हम लोग इसी वादे के साथ। मैं चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। एक बार हमारे सर के लिए, सुतार सर के लिए चंद तालियां मेरी ओर से कि आपने अपनी भावनाएं, विचार हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से साझा किया, बहुत ही अच्छा लगा हमें। और साथ ही साथ ग्रंथना, बहुत ही प्यारे प्यारे गीत आपने सुनाए, आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। और फिर मिलते हैं इस वादे के साथ। एक बार सलाम, नमस्ते, खमा गनीसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।